दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है। सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मानव एवं पर्यावरण खंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ नेट जेआरएफ परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जानेंगे। अगले भाग में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के संबंध में पढ़ेंगे। तो जान लीजिए पर्यावरण संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं वो क्यों किए गए हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। दोस्तों भारतीय संस्कृति में जो पर्यावरण संरक्षण रहा है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और आप जान लीजिए कि मानव जीवन को हमेशा मूर्त या अमूर्त रूप में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, नदी, वृक्ष, पशु पक्षी आदि के साहचर्य के रूप में देखा गया है। और आप जानते भी हैं कि प्राचीन काल में भारतीय समाज में प्रकृति और इससे संबंधित घटकों की पूजा की जाती थी और ये कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी था, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे लिए किसी न किसी रूप में लाभदायक होती थीं हम उनकी उपासना, पूजा और उनका संरक्षण करते थे। पर्यावरण संरक्षण या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का अर्थ क्या है, तो आप जान लीजिए दोस्तों। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है इसका तात्पर्य ये है कि हमारे चारों ओर जो वातावरण है उसको हम संरक्षित करें यानी सुरक्षित रखें और उसे जीवन के अनुकूल बनाएं। पर्यावरण और प्राणी, पर्यावरण में सभी चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा जो पशु पक्षी, जीव जंतु, मानव और अन्य प्राणी जो हैं वो पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं और यही कारण है कि भारतीय दर्शन में प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा रही है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन भारत में दोस्तों न केवल पर्यावरण बल्कि उसमें निवास करने वाले पशु पक्षियों के संरक्षण की बात की गई है और विभिन्न पशु पक्षियों की विभिन्न देवी देवताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करके उनकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण की जो धारणा है बहुत पुरानी है और उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव जाति का ज्ञात इतिहास। अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता की मुहरों पर पशुओं और वृक्षों का अंकन पाया जाता है। राजाओं द्वारा अपने राज चिन्ह के रूप में वृक्षों और पशुओं को स्थान दिया गया है। मार्गों में वृक्ष लगवाए गए हैं, कुएं खुदवाए गए। ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो प्रयास हैं वो पर्यावरण प्रेम को ही प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे वैदिक ऋषि थे पृथ्वी, अग्नि, जल, औषधि और वनस्पतियों की पूजा करते थे। जो वेदों में जिन ऋषियों का वर्णन आया है वो सभी ऋषि पृथ्वी, अग्नि, जल, औषधि और वनस्पतियों की पूजा करते थे ताकि सभी प्राणियों को शांति मिले। और ये शांतिप्रद तभी हो सकते हैं जब मानव समाज सभी स्तरों पर इनका संरक्षण करे। और आप जानते हैं कि जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और जो है इन सब का सामंजस्य, और ये कहा जाता है कि मनुष्य का निर्माण जो है 5 तत्वों से हुआ है: छित, जल, पावक, गगन और समीरा। तो पंच तत्व से ये शरीर निर्मित हुआ है। इसका मतलब यही है कि हम बहुत प्राचीन काल से ही अपने आप को इन सभी तत्वों से जोड़कर देखते हैं। कोई भी तत्व हमसे अलग नहीं है और इसलिए अगर जो हमको अपनी सुरक्षा करनी है तो इन सभी यानी पर्यावरण के इन घटकों की भी सुरक्षा करना जरूरी है। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण हर स्तर पर प्रत्येक उम्र के व्यक्ति द्वारा करना आवश्यक है और ये तभी हो सकता है जब सामान्य जन अपने आसपास वायु, वनस्पति जगत और प्रकृति उन्मुख जीवन के क्रियाकलाप जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से उसको परिचित कराया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण केवल प्रकृति के संरक्षण के लिए ही जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पर्यावरण और जीव जंतुओं का जीवन, हमारा जीवन एक दूसरे से संबंधित है। हम तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे।
देखिए, परीक्षाओं की दृष्टि से यहाँ से कुछ प्रश्न बन सकते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो डे जनेरियो ब्राज़ील में दोस्तों 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट जिसे कहा जाता है, ये हुआ था। अगला प्रश्न है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा किसमें? तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, क्योंकि मेढक जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि ये जो है मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है और टिड्डा जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि ये जो है प्राथमिक उत्पादक यानी घास और अन्य चीज़ों पर निर्भर रहता है। तो टिड्डे को एक मेढक जब खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को होता है। पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है कौन सा? तो पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है समुद्र। समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे बड़ा है। शेर कौन सा उपभोक्ता है? तो शेर दोस्तों द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। 10% नियम दिया गया था किसके द्वारा? तो लिंडमैन, एक विचारक हैं दोस्तों लिंडमैन, इन्होंने 10% का नियम दिया था कि एक जो है आहार श्रृंखला के एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। देखिए, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो पिरामिड इस तरह से होता है, ये एनर्जी पिरामिड, ये हमेशा सीधा होता है। और दोस्तों देखिए, जो 10% नियम है जो लिंडमैन के द्वारा दिया गया है, इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा कितनी स्थानांतरित होती है? तो ये मात्र 10% का स्थानांतरण होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए हैं जो हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए। आप देख सकते हैं 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। आप जानते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में पर्यावरण सुरक्षा के लिए। जल, वायु, भूमि इन तीनों से संबंधित कारक और मानव, पौधे, सूक्ष्म जीव, अन्य जीवित पदार्थ, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के कई महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उनको जान लेना जरूरी है। पहला तो ये है पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना। पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत राज्य सरकारों, अधिकारियों और संबंधितों के काम में समन्वय स्थापित करना और ऐसे क्षेत्र का परिसीमन करना जहां पर किसी भी उद्योग की स्थापना अथवा औद्योगिक इकाइयां संचालित न की जाएं और उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान है। और पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए भी ये जो है अधिनियम प्रावधान करता है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो 1986 का पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी EPA 1986 ये पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए सबसे व्यापक कानून में से है। और दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो भारत का है, ये अधिनियम जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव और पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को देश में प्रभावी बनाने के लिए किया गया था और भारत ने मानव पर्यावरण में सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, कुछ संवैधानिक प्रावधान भी हैं और अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। और संविधान के अनुच्छेद याद रखिएगा 48A में ये निर्दिष्ट है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों में ये प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक जो है वो पर्यावरण की रक्षा करेगा। और ये अधिनियम दोस्तों भारत के सभी राज्यों में यानी पूरे भारत में लागू है। तो आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व्यापक अधिनियम है। और इसके अलावा
पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, जिसको राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है, एनजीटी, इसकी स्थापना भी की गई है पर्यावरण संरक्षण के लिए। और दोस्तों एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको राष्ट्रीय हरित अभिकरण कहा जाता है, इसकी स्थापना दोस्तों 1997 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना उन क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में अपील सुनने के लिए की गई थी जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ सुरक्षा उपाय के अधीन कोई उद्योग या प्रक्रिया का संचालन नहीं किया जा रहा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के साथ एनजीटी जो है 6 अन्य कानूनों के तहत दीवानी मामलों को भी सुलझाने का कार्य करता है। और इसके अलावा भारत जो है कई महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और सम्मेलनों में हस्ताक्षर करता है। आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। खाद्य श्रृंखला घास मैदानों को नहीं है, तो प्लावक, मछली और व्हेल ये घास मैदानों की नहीं बल्कि जलीय पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला है। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला जो है ये सीधी होती है, लेकिन जब कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो उसको फूड जो है नेट या खाद्य संजाल कहा जाता है। जैविक पर्यावरण में क्या चीज़ें शामिल हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये तीनों ही जैविक पर्यावरण में शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के बीच में वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों पर्यावरण बचाव के लिए प्रमुख आंदोलन कौन कौन से किए गए हैं। भारत में हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं तो इसमें देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन है पर्यावरण संरक्षण के लिए उसमें एक तो चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपिको आंदोलन और साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन है। दोस्तों चिपको आंदोलन का प्रारंभ 1973 में चमोली उत्तराखंड में हुआ था। इसकी मुख्य संचालिका गौरा देवी थीं। समर्थकों में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे। और ये आंदोलन दोस्तों पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन था और इसमें महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई थीं ताकि वृक्षों की कटाई को रोका जा सके और इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों ये महत्वपूर्ण आंदोलन है। नर्मदा और इसके आसपास के जंगल और जो लोग रहते थे उनके बचाव के लिए ये 1985 में प्रारंभ हुआ था। इसकी मुखिया मेधा पाटेकर और बाबा आमटे थे और नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। इसी तरह कर्नाटक में एक एपिको आंदोलन चलाया गया था चिपको आंदोलन की तरह और एपिको आंदोलन 1983 में प्रारंभ हुआ। पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन था और इसका उद्देश्य वनों की सुरक्षा, वन संपत्ति की सुरक्षा, वृक्षों को पुनः रोपित करने की बात की गई। एक महत्वपूर्ण आंदोलन साइलेंट वैली बचाओ था। साइलेंट वैली या शांत घाटी आंदोलन ये 1973 में केरल में चलाया गया था। इसका उद्देश्य कुंती पुझा नदी पर बनने वाले डैम की योजना को रद्द करवाना था। आइए दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा इसके विस्तार में जो हमारे आंदोलन हैं। तो आपने जान भी लिया है कि चिपको आंदोलन जो है ये एक पर्यावरण संरक्षा का आंदोलन था। ये उत्तराखंड राज्य जो कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश था, बाद में उत्तराखंड बना सन 2000 में, वहाँ पर किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया और ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के 1973 में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में ये उत्तराखंड में है और इस आंदोलन की सबसे मुख्य बात ये थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया और इस आंदोलन की मुख्य नेतृत्व संचालक गौरा देवी थीं और अन्य समर्थकों में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे।
अब आइए देखते हैं शांत घाटी आंदोलन के बारे में दोस्तों। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसको साइलेंट वैली जो है मूवमेंट कहा जाता है। पर्यावरण के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा। शांत घाटी केरल में स्थित है और ये एक विशाल जंगल है जो केरल के पाल घाट क्षेत्र में स्थित है। इस जंगल में कुथीपुझा नदी जो है मुख्य रूप से बहती है और 1970 में केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने कुथीपुझा नदी पर जल विद्युत बांध बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें 8.9 किलोमीटर का क्षेत्र पानी में डूब जाता। और जैसे ही बांध बनाने की घोषणा हुई, लोगों ने उसका विरोध कर दिया और विरोध के कारण वर्ष 1982 में जो है सरकार ने मेनन कमेटी बनाई थी। कुछ परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बीच में देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके समय में पारित किया गया था, यानी किसके शासनकाल में? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो मेधा पाटेकर हैं और बाबा आमटे। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जीडी अग्रवाल। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, पर्यावरण इंजीनियर किसे कहा जाता है? जीडी अग्रवाल को इन्वायरमेंट इंजीनियर कहा जाता है। और भारत का बर्डमैन यानी बर्डमैन ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर सलीम अली को कहते हैं। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सलीम अली की पुस्तक है। और सबसे पहले पक्षियों का व्यवस्थित सर्वे किसने करवाया था? तो सलीम अली ने। एक महत्वपूर्ण आंदोलन है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जंगल बचाओ आंदोलन। ये 1980 में बिहार के सिंहभूम जिले में आंदोलन था। इसमें वर्तमान सिंहभूम जिले को दो भागों 1990 में पश्चिमी और पूर्वी में विभाजित हुआ, जो झारखंड में स्थित है। और भूमि, जंगल और पानी से संबंधित ये आंदोलन झारखंड आंदोलन के सामाजिक आर्थिक पहलू पर अधिकार और संघर्ष का जो है आंदोलन था। जंगल बचाओ आंदोलन दोस्तों प्राकृतिक साल वन और टीक वन की कटाई के विरोध में चलाया गया था झारखंड में। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंदोलन देखिए, नवदान्या आंदोलन। नवदान्या आंदोलन 1984 का है और नवदान्या आईएसओ प्रमाणित भारत की एक अशासकीय संस्था है जो जैव विविधता के संरक्षण, जैविक कृषि, कृषक अधिकार और बीज बचाने के लिए कार्य कर रही है। और इसके संस्थापकों में प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता वंदना शिवा प्रमुख हैं और इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। एपिको आंदोलन के बारे में आप जानते ही हैं कि पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए 1983 में चलाया गया आंदोलन था। इसका उद्देश्य वनों की सुरक्षा करना, वृक्षों को पुनः रोपित करना और वन संपत्तियों की रक्षा करना था। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और ये भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन की परिपक्वता का उदाहरण है। और इसने पहली बार पर्यावरण और विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया। और इस आंदोलन के मुखिया मेधा पाटेकर और बाबा आमटे थे। इस आंदोलन का विरोध दोस्तों देख सकते हैं, नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बांध के परिप्रेक्ष्य में किया गया था, जिसका नाम सरदार सरोवर बांध है। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें इसी तरह नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य ये बांध जल वितरण नीति पर सहमत नहीं बन पाने के कारण विवादित हुआ था। 1969 में भारत सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। इसी तरह एक टिहरी बांध विरोधी आंदोलन रहा है और ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनने वाला बांध था। इसका उद्देश्य जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना और पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण करना था। इस बांध की स्वीकृति 1972 में योजना आयोग ने दी थी। और टिहरी बांध परियोजना का सुंदरलाल बहुगुणा और अनेक पर्यावरणविदों ने कई आधारों पर विरोध किया था। इस आंदोलन ने पर्यावरण, ग्रामीण जीवन शैली, वन्य जीव, कृषि तथा लोक संस्कृति की ओर होने वाले क्षति की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
दोस्तों, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन 1972 में इस बांध की स्वीकृति मिली योजना आयोग से। भागीरथी और भिलांगना नदी पर यह बनने वाला बांध था जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में था। इस आंदोलन ने पर्यावरण, ग्रामीण जीवन शैली, वन्य कृषि और लोक संस्कृति को होने वाली क्षति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराया और सुंदरलाल बहुगुणा और अनेक पर्यावरणविदों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बांध का उद्देश्य जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना और पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण करना था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए उपयोगी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड में मानव एवं पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले राष्ट्रीय प्रयासों को इसमें हमने जाना और इसी क्रम में हमने प्रमुख आंदोलनों और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के बारे में तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में भी जाना है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।